Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu Agarwal. Today's video is for CS executive students and moreover who are having their company law examination tomorrow and are facing difficulty in revision of XBRL chapter. So for you students, I have selected some frequently asked questions of ICSI which I thought कि exam के दिन at least ये तो revise होने ही चाहिए. तो कल exam है तो let's start with a good speed and yes, I have prepared handwritten notes for the questions which we will be discussing and इसका link आपको description में से मिल जाएगा. So starting with the question 1. Question 1 is what is digital signature certificate? Who are the 4 persons required to obtain the DSC and who all are the required to obtain the DSC and who are identified as user signature certificate that is DSC. Basically वहां यूज होता है जहां पे आप रिटर्न सिग्नेचर नहीं कर सकते एंड थंब अफिक्स नहीं कर सकते हो. तो DSC इज इक्विवेलेंट टू रिटर्न सिग्नेचर. जहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं वहां पे आप रिटर्न सिग्नेचर नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, DSC अफिक्स करना है एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. 2 वर्ड्स यहाँ पे आपके आंसर के इंट्रोडक्शन में होने चाहिए. दैट इज इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इक्विवेलेंट टू रिटर्न सिग्नेचर. And now who are the required users of the DSC? So first one is we professionals, that is company secretaries, chartered accountants, cost accountants. Second one is government के employees, that is MCA के employees. उनको क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी फाइलिंग होती है तो वो अप्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए MCA के एम्प्लॉयज को भी उसकी जरूरत पड़ती है. देन आता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनीज, दैट इज डायरेक्टर्स, MD, कंपनी सेक्रेटरीज, जो भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है. कंपनी खुद DSC फिक्स नहीं कर सकती बट कंपनी के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स ये लोग करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जब लोन लेते हैं तो उनके बिहाफ में भी क्या होता है, वहां पे DSC फिक्स होती है. तो दीज आर दी 4 यूजर्स ऑफ DSC बेसिकली. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज that Assistant Company Secretary of JKL Limited has made excess payment of rupees 1 lakh to MCA for filing of e-forms. Now what is the procedure of refund and क्या Assistant Company Secretary of JKL Limited को refund मिलेगा? So the answer is yes, refund मिलेगा. And refund का as such इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है. refund के लिए बेसिकली we have to file the form refund जो MCA के पोर्टल पे अवेलेबल है. हमें सिर्फ वो एक रिफंड का फॉर्म फाइल करना होता है एंड यस जिसकी कोई फीस नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ये 0 फी पे फाइल होता है. सो आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगा एंड रिफंड का प्रोसीजर सिर्फ इतना ही है कि हमें एक रिफंड का फॉर्म फाइल करना है. अब यहाँ पे हमें बताने पड़ेगी कि कौन कौन से केसेस में आपको रिफंड मिलेगा. रिफंड क्या हमेशा मिल जाएगा, आपने पे किया आप रिफंड क्लेम करोगे, तो ऐसे नहीं होता. रिफंड आपको सिर्फ 3 केसेस में मिलता है. फर्स्ट वन इज एक्सेस पेमेंट, सेकेंड इनकरेक्ट पेमेंट एंड द थर्ड वन इज मल्टीपल पेमेंट्स. जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए आप 2 बार पेमेंट कर रहे हो, इनकरेक्ट पेमेंट कर चुके हो या फिर एक्सेस पेमेंट कर चुके हो तो ही आपको रिफंड मिलेगा. अगर आपने एडिक्वेट पेमेंट की है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द XBRL फॉर्मेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज. कमेंट or list down the companies for which filing of financial statements is mandatory in XBRL format. So first thing, it is not mandatory for every company to file their financial statements in XBRL format. इसमें कुछ क्राइटेरिया है. अगर आप वो लिमिट्स के अंदर फॉल करते हो तो ही आपको XBRL फॉर्मेट के अंदर फाइलिंग करनी होती है. फर्स्ट वन इज इट इज मैंडेटरी फॉर द लिस्टेड कंपनी. एवरी लिस्टेड कंपनी इधर ऑन NSE, BSE उसको XBRL में ही फाइलिंग करनी है. सेकेंड वन, every company या फिर any company having turnover more than 100 crore rupees or having paid up share capital of more than 5 crore rupees and every company who are required to prepare their financial statements on the basis of Indian accounting standards. ये 4 कंपनीज, ये 4 टाइप की कंपनीज, इनको ही सिर्फ XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग करनी है, बाकी सबको XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग नहीं करनी है. And yes, there is exemption to certain type of companies such as NBFC, companies in banking sector, insurance sector and power sector. I am repeating, NBFCs, companies in banking sector, power sector and insurance sector. ये 4 टाइप की कंपनीज को XBRL में फाइलिंग नहीं करनी होती. दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम XBRL फाइलिंग. सो इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर उसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या इनको XBRL में फाइलिंग करनी पड़ेगी? आंसर इज नो, इनको XBRL में फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. So the next question is difference between pre-scrutiny and check form and what is pre-scrutiny and what is check form.
सो बेसिकली प्री स्क्रूटिनी एंड चेक फॉर्म ई फॉर्म के बिल्ट इन फीचर्स है। दोनों प्री स्क्रूटिनी एंड चेक फॉर्म ई फॉर्म्स के अंदर यूज होते हैं। एंड वो क्यों यूज होते हैं, पहले चेक फॉर्म होता है, उसके बाद प्री स्क्रूटिनी होता है। जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली ऑफिस में काम किया है, उनको इजीली पता होगा व्हाट इज चेक फॉर्म एंड प्री स्क्रूटिनी। बट जिन्होंने ऑफिस में काम नहीं किया है, एक बार के लिए आप यहाँ पे इमेजिन कर लो कि एक ई फॉर्म है आपके सामने और उसके अंदर दो फीचर्स है, एक है चेक फॉर्म एंड एक प्री स्क्रूटिनी। तो सबसे पहले चेक फॉर्म होता है, दोनों बिल्ट इन फीचर्स है। अब सबसे पहले चेक फॉर्म होता है। चेक फॉर्म क्या इंश्योर करता है कि फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है, जितने भी इंफॉर्मेशन फॉर्म को चाहिए, वो सारी फिल हो चुकी है। चेक फॉर्म इंश्योर्स दैट सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल हो चुकी है। उसके बाद चेक फॉर्म प्री स्क्रूटिनी के पहले होता है। आपने चेक फॉर्म कर दिया, उसके बाद ही प्री स्क्रूटिनी का ऑप्शन इनेबल होगा। तब तक प्री स्क्रूटिनी आप नहीं कर पाओगे जब तक आप फॉर्म को चेक फॉर्म नहीं कर देते हो। एंड प्री स्क्रूटिनी होता है चेक फॉर्म करने के बाद। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि चेक फॉर्म एंड डीएससी अफिक्स करने के बाद, जब आपने चेक फॉर्म कर दिया, डीएससी अफिक्स कर दी, नाउ द लास्ट स्टेप बिफोर फाइलिंग द फॉर्म ऑन एमसीए पोर्टल इज प्री स्क्रूटिनी। प्री स्क्रूटिनी इंश्योर्स द एग्जामिनेशन ऑफ डेटा कि सब कुछ सही से हो गया है, डीएससी अफिक्स हो गई है, जो डीएससी अफिक्स की थी वो वैलिड है एंड एमसीए पे रजिस्टर्ड है। प्री स्क्रूटिनी से ये सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। So, check form and pre-scrutiny are the two important factors before filing the form. So now, अगर एग्जाम में चेक फॉर्म का क्वेश्चन आता है, so 3 वर्ड्स हमारे आंसर में होने चाहिए। दैट इज, इट इज एन इनबिल्ट फैसिलिटी, फॉर्म के अंदर इनबिल्ट होता है। सेकेंड, इट इज डन प्रायर टू द प्री स्क्रूटिनी एंड द थर्ड वन इज, इट इंश्योर्स दैट एवरी सेक्शन, एवरी कॉलम ऑफ द फॉर्म इज फिल्ड एंड एवरी डेटा इज गिवन बाय द पर्सन हु इज फिलिंग द फॉर्म। एंड अगर प्री स्क्रूटिनी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो the words are, it is an inbuilt feature and it is done after the check form and affixing DSC. It is the last step before uploading and it is an examination of data before final uploading on the MCA portal. So अगर प्री स्क्रूटिनी चेक फॉर्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये वर्ड्स हमारे आंसर में होने ही चाहिए। एंड डोंट वरी, मैंने नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हो एंड आप वहां से रीड भी कर सकते हो। एंड मैंने हाईलाइट भी किया है उसके अंदर, सो डोंट वरी, आपको वहां से मिल जाएगा ये। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीफिल। प्रीफिल बेसिकली ये भी एक इनबिल्ट फीचर है ई फॉर्म्स का, जो कि हमारा एमसीए के पोर्टल पे अवेलेबल है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी का सिन नंबर या फिर किसी डायरेक्टर का डिन नंबर इंसर्ट करते हो और वहां पे प्रीफिल पे क्लिक करते हो, तो कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो अपने आप आ जाती है टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जनरली हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, सो हम हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाते हैं वहां पे। एंड अगर हम वही प्लेस पे वापस शॉपिंग करने जाते हैं और वापस वो हमसे नंबर पूछते हैं अपना, तो हम हमारा वापस कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं उनको एंड दे विल केम टू नो कि हाँ, इन्होंने यहाँ पे पहले शॉपिंग की है एंड हमारी सारी डिटेल्स उनको दिख जाती है। उन्हें वापस से वो चीज फीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली प्रीफिल भी एक ऐसा ही ऑप्शन है जो कि एमसीए को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, या फिर जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, जनरली वो एमसीए के साथ रजिस्टर होते हैं, तो उनको एक डिन नंबर दिया जाता है। अगर आप DIR 12 या कोई भी फॉर्म के अंदर उनका डिन नंबर डालते हो एंड प्रीफिल पे क्लिक करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वो डायरेक्टर का नेम, उसका एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनलिटी, ये सारी बहुत सारी डिटेल्स होती है जो कि अपने आप आ जाती है। सो बेसिकली ये एमसीए के रिकॉर्ड से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीफिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अटैचमेंट। सो बेसिकली व्हाट इज अटैचमेंट? अटैचमेंट ई फॉर्म्स जो होते हैं उनके लास्ट में एक ऑप्शन होता है जहां पे आपको कोई भी फाइल अटैच करनी हो तो आप अटैच कर सकते हो। उसमें ऐसा होता है कि कुछ फाइल्स आपको अटैच करनी मैंडेटरी होती है और कुछ ऑप्शनल होती है। एक ऑप्शनल का भी कॉलम होता है, उसमें आप मैक्सिमम 5 फाइल्स अटैच कर सकते हो। सो ऑप्शनल है, आपको करनी है तो करो, बट जो मैंडेटरी है वो आपको करनी पड़ेगी। सो वाई दिस अटैचमेंट? अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके अंदर किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया। अब आप ये बोलते हो कि हमने ये पर्टिकुलर डेट पे मीटिंग की थी, इतनी बजे, ये प्लेस पे, एंड वहां पे हमने इस डायरेक्टर को अपॉइंट किया है या इस ऑडिटर को अपॉइंट किया है या वॉट एवर ट्रांजेक्शन अप्रूव किया है। सो इसका क्या प्रूफ है कि आपने उस दिन मीटिंग की है, इतने लोगों ने कंसेंट दिया है, इतने लोगों ने डिनाई किया है, व्हाट इज द रिकॉर्ड? सो फॉर ऑल दिस पर्पसेस अटैचमेंट का सेक्शन है जिसके अंदर आपको कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन कि आपने नोटिस दिया है, ऑडिटर ने कंसेंट दिया है या डायरेक्टर ने कंसेंट दिया है, वो सारी फाइल्स अटैच की जाती है कि आप गलत तो नहीं दिखा रहे कि आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, डायरेक्टर ना बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है मैं डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता हूँ इस कंपनी का, अब आप बोल रहे हो कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर है। सो एमसीए को कैसे पता चलेगा? सो फॉर ऑल दीज पर्पसेस अटैचमेंट जैसा एक सेक्शन है फॉर्म्स के अंदर जिसमें आपको कुछ अटैचमेंट्स देनी मैंडेटरी होती है और कुछ ऑप्शनल होती है। नाउ फ्यू पॉइंट्स, इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अटैचमेंट इज देयर इन योर क्वेश्चन पेपर, देयर आर सम पॉइंट्स जो कि आपके आंसर में होने ही चाहिए। First one is attachment means the documents. Second, some attachments are optional and some attachments are mandatory.
Third one is attachment should be in the Adobe PDF format. Fourth one, the objective of the attachment is to provide relevant details to the government. Fifth one, the attachment should be in minimum size. क्योंकि MCA के जो फॉर्म्स होते हैं उनका मैक्सिमम साइज 6 MB होता है. सो हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं सब हमें 6 MB के अंदर एडजस्ट करना है. सो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको मिनिमम साइज के ही रखने हैं. ट्राई टू कंप्रेस देम, जितना कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ 6 MB के अंदर एडजस्ट करना है हमें. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डज ऑल द फॉर्म्स रिक्वायर प्री सर्टिफिकेशन बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स? कमेंट और लिस्ट डाउन द नेम ऑफ फ्यू फॉर्म्स विच रिक्वायर प्री सर्टिफिकेशन बाय द प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स. नाउ अगर प्री सर्टिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आवर आंसर शुड स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्री सर्टिफिकेशन. सो बेसिकली प्री सर्टिफिकेशन मीन्स सर्टिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म. मतलब जो आप फॉर्म फाइल कर रहे हो उसमें आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, एकदम करेक्ट है. ये चीज आप क्या कर रहे हो, किसी एक प्रोफेशनल से सर्टिफाई करवा रहे हो. आपके अलावा किसी एक प्रोफेशनल ने वो चीज सर्टिफाई कर दी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है, सारी करेक्ट है. तो दिस इज प्री सर्टिफिकेशन. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सारे फॉर्म्स के लिए प्री सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, तो नो, प्री सर्टिफिकेशन फॉर एवरी फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी. देयर आर फ्यू फॉर्म्स जिनके लिए प्री सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है. And the forms are DR6, DR12, INC28, INC22, INC21, active form, DR3 KYC. There are many forms जहाँ पे प्री सर्टिफिकेशन जरूरी होता है. बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम हम कुछ फॉर्म्स लर्न करेंगे जो हमें एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना है. सो फर्स्ट इज DR3 KYC. DR3 KYC का अगर फॉर्म फाइल होता है तो प्री सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी. सेकेंड वन इज DR6. अगर किसी भी डायरेक्टर को अपने कोई भी डिटेल्स चेंज करवानी है जैसे कि नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार, पान, तो उस सब के लिए DR6 फाइल होता है. थर्ड वन इज DR12. दिस इज फॉर अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ KMPs, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज. उसके लिए होता है बेसिकली अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन के लिए. थर्ड वन इज INC22. INC22 किसके लिए होता है, अगर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो. एंड फोर्थ वन इज INC28. INC28 फाइल होता है अगर किसी भी अथॉरिटी का अपने पास कोई भी ऑर्डर आया है. सो वो ऑर्डर हमें क्या करना है, हमें ROC को बताना है कि हमें NCLT से ये ऑर्डर आया है या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट से हमें ये ऑर्डर आया है, तो उसके लिए हम फाइल करते हैं INC28. एंड द फोर्थ वन इज MGT14. अगर कंपनी कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करती है जो उनके ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है, या फिर कंपनीज एक्ट में ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं जिनके लिए आपको MGT14 फाइल करना होता है. सो आपको वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस के लिए MGT14 फाइल करना पड़ेगा. सो हमने कुछ फॉर्म्स देखे, दैट इज DR3 KYC, DR6, DR12, INC22, INC28, MGT14. सो ये 6 फॉर्म्स आप लर्न कर लो. रियली इजी है ये लर्न करने के लिए. सो आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये एटलीस्ट ये 6 फॉर्म्स के नाम लिख सकते हो. So these are few questions from XBRL chapter which I thought every student must revise on the day of examination. So wish you all the very best and rock in your exams. Bye bye.